गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था, आधुनिक हरियाणा पढ़ना स्टार्ट किया था। और हाँ जी, क्या था, क्या है जस्टिस? अच्छा हाँ, जहांगीर ने न्याय की जंजीर बोलते थे उसको बहुत पुराने टाइम में। चलो कल हमने पढ़ा था आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड से एक आदमी था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस, जिसको हमने क्या नाम दिया था? और इसीलिए हमारे हरियाणा में क्या मिलती है? जहाज कोठी। ये सब हमने पढ़ लिया था। 25 साल में ये अपना देश छोड़ के आ गया। ये जन्मा था 1756 में। फिर इसको 26 साल की उम्र में नेवी से निकाल दिया। फिर ये बेगम समरू की सेना में रहा। फिर वहाँ से अप्पा खांडे राव, फिर वहाँ से मेवात और आगे जाके हरियाणा के हांसी में इसने अपना टेरिटरी जमा ली। इतना हमें समझ में आ गया था। और ये भी हमने देखा था कि हरियाणा धीरे, जब ये मर गया, ये कब मर गया था? उसके बाद 1803 में BEIC ने किस पे? हरियाणा। कौन सी संधि थी वो? सुरजी अंजन गांव की संधि। सिंधिया परिवार से कागजों में लिखित में हमारा ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई अब ये मराठों की बजाय किसके हाथ में आ गया? BEIC। और वहाँ से लेके 8-9 साल लगे BEIC को हरियाणा पे पूरा काबिज होने में। 1800 ये लगा लो 9-10 तक भी लड़ाई झगड़े और 8-9 तक चलते रहे। फिर 9-10 में जाके कंफर्म हो गया कि अब हरियाणा कुछ भी कर ले, किसका राज चलेगा? BEIC का। इस 1810 से लेके जब तक क्रांति हमने नहीं की 57, यानी 47 साल हरियाणा पर BEIC ने राज किया। और ये मान के चलना कि राज इतना आसान नहीं होता। हमने टाइम टू टाइम जहाँ हमारी चल पड़ी वहाँ हमने इनके खिलाफ क्या की? बगावत। बहुत सारे छोटे लेवल की बगावतें थी, जिनमें यमुनानगर, छछरौली की, झज्जर की तरफ, बेरी के आसपास और पूरे हरियाणा में जब तब हमें मौका मिलता हम इस BEIC के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करते। लेकिन ये बगावतें बहुत लोकल लेवल पर थी और कहीं इंडिया की हिस्ट्री में इनका नाम भी नहीं आता, क्योंकि इतने बड़े कोई राजा नहीं, कोई बड़ी सेना प्रजा हमारे पास नहीं था। हाँ, 57 की क्रांति का नाम इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा है, इनफैक्ट स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। और क्योंकि वो हमसे भी संबंधित है, इसलिए 57 की क्रांति सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है पढ़ने का जब एग्ज़ाम की तैयारी करें। BEIC के खिलाफ हुई बगावत का एक पूरा चैप्टर है जिसको बाद में पढ़ें, क्योंकि उसमें राजा छोटे हैं, लोकल लेवल के राजा जिनका नाम कहीं हिस्ट्री में है ही नहीं। हम सबसे पहले टारगेट करते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है। 57 की क्रांति आप सब जानते हैं। गवर्नमेंट उस टाइम पे जो सरकार थी, सरकार तो क्या थी, कंपनी थी। इस कंपनी के खिलाफ हमने की और इस कंपनी के शासन से हम 1757 से दुखी थे, जब इसने हमारे यहाँ पर प्लासी का युद्ध किया। फिर प्लासी के बाद बक्सर, फिर आंगल मैसूर, आंगल मराठा, आंगल सिख, और धीरे धीरे करते करते हमने देखा कि ये BEIC लगभग संपूर्ण भारत पर राज करने लग गई। और उस संपूर्ण भारत का एक हिस्सा हम भी थे। तो हरियाणा पर भी किसका राज स्टार्ट हो गया? BEIC। अभी आपने नाम देखा ही, तो कौन सा गांव था वो? तो जब आंगल मराठा संघर्ष हुआ, अंग्रेजों की मराठों से लड़ाई हुई, तो इनकी 3 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें एक संधि हुई इस गांव में। और इस संधि में मराठों ने अपनी प्रॉपर्टी हरियाणा किसको सौंप दी? BEIC। यानी हरियाणा कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने आके हम पे राज करना स्टार्ट किया। हम तो एक तरह से एक प्रॉपर्टी के रूप में थे। पहले वो प्रॉपर्टी कभी मुगलों की थी, मुगलों ने बुला के मराठों को दे दी, मराठों ने प्रॉपर्टी BEIC को दे दी। तो हरियाणा की आइडेंटिटी को बहुत बड़ी नहीं थी। इस हरियाणा को उस टाइम पर जोड़ दिया अंग्रेज़ों ने अपनी बेल्ट को। भाई हम कैसे पैसा लेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा भाई इसको जोड़ देते हैं। आज का जो यूपी है ना,
ये इस प्रांत के साथ, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ हमें जोड़ दिया गया हरियाणा को। हरियाणा का इतना बड़ा कोई टेरिटरी तो थी नहीं कि अलग से प्रांत बनाते, तो हमें इसके साथ जोड़ दिया कि यूपी से टैक्स आएगा तो साथ ही हरियाणा का टैक्स कलेक्शन भी कर लेंगे, तो हरियाणा यूपी का एक पार्ट बना दिया। लेकिन जब ये क्रांति हुई, इस क्रांति के बहुत सारे कारणों में कुछ मोटे कारण अगर हम देखें तो हमारे सैनिक बहुत दुखी थे, हमारे धर्म से जुड़े लोग बहुत दुखी थे, हम समाज के तौर पे बहुत दुखी थे। और कहीं किसी देश में अगर समाज दुखी हो, सेना दुखी हो और धर्म दुखी हो तो वहाँ क्रांति होना लाजमी है, वहाँ क्रांति होगी ही होगी। आपके सैनिकों के दुख के बहुत सारे कारण थे। एक बड़ा कारण ये था कि इन लोगों को सैलरी अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले कम मिलती थी। इनका दूसरा कारण था, सैनिक क्या पूरे इंडिया का मानना था कि उस टाइम पानी क्रॉस करके कहीं नहीं जाना चाहिए, यानी जिसने कोई बड़ा समुद्र सागर पार कर लिया तैर के, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो पानी क्रॉस करना ही करना पड़ता किन लोगों को? तो इनको लगता था कि अंग्रेजों की सेना में हमें तनख्वाह भी कम मिलती है, हमारा धर्म भी भ्रष्ट करा दिया। और तीसरा जो तात्कालिक सबसे बड़ा कारण था वो था चर्बी लगे कारतूस। सबको पता है ये बात, कारतूस। एनफील्ड राइफल एक आई थी जिसमें कि वो जो कारतूस का इस्तेमाल करते थे, उसके आगे ये खबर फैल गई, पता नहीं झूठी सच्ची, कि उसके आगे गाय की और सूअर की, पिग की चर्बी लगी होती है। अब ये दो धर्मों की तरफ इशारा कर दिया, हिंदू और मुस्लिम। इन दोनों धर्मों के लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट फील हुआ कि हमारी गाय और उनको लगा हमारे सूअर, भाई दोनों के लिए अपने अपने पूजनीय हैं, इसकी चर्बी का इस्तेमाल करना मतलब गलत तरीके से हमें धर्म के नाम पे बेइज्जत करना। और इसीलिए ये तात्कालिक कारण बना इस 57 की क्रांति का। ये आपने इंडियन हिस्ट्री में खूब पढ़ा हुआ है, स्कूल टाइम में भी। अगर धर्म की बात करूं तो इंडिया में धर्म का एक मुद्दा था, जैसे सती प्रथा है, इसको हमने धर्म से जोड़ा और हम ये मानते थे कि भाई हिंदुओं में राजपूतों के टाइम से सती प्रथा चली आ रही है। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को बैन करने की कोशिश की 1829 में, था तो हमारे भले के लिए, लेकिन उस टाइम हमें फील हुआ कि ये हमें ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे धर्म को, हमारे समाज को, और हमारे समाज में गंदगी बढ़ाना चाहते हैं। इसके चलते हमने पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव तरीके से देखा। और इसके अलावा इन्होंने कहा जितने लोग सेना में हैं तुम्हें दाढ़ी बना के रखनी पड़ेगी और बाल एक लिमिट के बाद बढ़ा नहीं पाओगे, ये टीके वीके नहीं चलेंगे। तो इन सब चीज़ों ने किसको प्रभावित किया? और हमें लगने लगा कि हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, जबकि ऐसा था नहीं, कुछ चीज़ें अपने आप भी लग रही थी। तीसरा है समाज। समाज में इन लोगों ने हमेशा इंडियंस को अपने से नीचा, भाई इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हर जगह भारतीयों की बेइज्जती करना, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हारा रंग काला है, तुम राज करने के लिए पैदा नहीं हुए और हम तो पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं, तुम नीची जाति से हो। इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं रोल प्ले किया और हमारे मन में ये बात आ गई पूरे देश के में कि ये गलत कर रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं 2 नीतियाँ भी थी, एक सहायक संधि वाली सब्सिडियरी अलायंस और एक थी हड़प की नीति, जिसे ये कहते हैं लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सहायक संधि आपको पता ही है, सेना का सारा खर्चा इंडियन राजा देगा। किसका खर्चा सारा? सेना। आप ये भी जानते हैं हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, सेना को रखना बड़ा भारी होता है, मुश्किल काम होता है। सारा खर्चा हमारा, और ये सेना किसके तलवे चाटेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई सेना का जब खिलाने पिलाने का खर्चा हम करेंगे तो सेना हमारी होनी चाहिए ना, नहीं सेना ब्रिटिशर्स की, खर्चा हमारा। तो इससे बहुत लोग चिढ़ने लग गए। ऐसे ही हड़प की नीति, लैप्स की नीति, जिस राजा का स्वयं का बेटा ना हो, अपने भाई के, सगे भाई के बेटे को भी हम आज भी देखें, घर परिवार में सारे बच्चे एक बराबर माने जाते हैं। मैं आज से 200 साल पुरानी बात कर रही हूँ। किसी राजा का अगर स्वयं का पुत्र नहीं है और वो अपने भाई के बेटे को ले ले, अपने भतीजे को, तो अंग्रेज़ों ने कह दिया कि नहीं, ये भतीजा तुम्हारा सही उत्तराधिकारी नहीं है। भाई तुम कौन हो ये बताने वाले कि हमारा उत्तराधिकारी नहीं? प्रॉपर्टी हमारी, जिसको हमारा मन चाहे उसको दे दें, लेकिन इस पे अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया। कौन सी नीति थी ये? अब बहुत सारे राजा मर गए जिनकी की पत्नी जो थी वो, उनके पास बेटियां थी, तो अब ये माने ना कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। जिनकी बेटियां थी उनकी प्रॉपर्टी छीन ली राजा के मरते ही, जिनका बेटा नहीं था, बूढ़े हो गए राजा, उनकी प्रॉपर्टी। इन सब कारणों से सब लोग दुखी थे, चाहे वो राजा थे, व्यापारी थे, सैनिक थे, आम आदमी था, धर्म को सोचने वाला आदमी था, सब लोग दुखी थे। और इसी के चलते हम सब लोगों ने मिलजुल कर 1857 में प्लान किया
कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बिगुल बजाएंगे क्रांति का। बगावत छोटी होती है, 100 लोगों ने बगावत कर दी, 50 ने, 10 ने, 20 ने। क्रांति का मतलब था पूरा भारत अब इनके खिलाफ खड़ा होगा। और इस क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय बहुत सारे लोगों को है। धीरे 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 करके पूरा यूपी, पंजाब तो खैर आया नहीं, हरियाणा, दिल्ली और इसके अलावा दक्षिण भारत भी ज़्यादा नहीं आया। जैसे इस बेल्ट में अगर देखें तो ज़्यादा विद्रोह बिहार के आसपास, एमपी के आसपास, कुछ हिस्सा बंगाल का भी, जहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति स्टार्ट हुई थी, बैरकपुर छावनी। ये मेन बेल्ट अगर ध्यान से देखो तो ये गंगा और यमुना की बेल्ट का एरिया है, जहाँ पे राजस्व भी ज़्यादा था, सिपाही भी ज़्यादा थे। इस बेल्ट के लोग ज़्यादा एक्टिव थे और इन्होंने धीरे धीरे मैसेज देना शुरू किया कि भैया क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस एक हमारी गड़बड़ रह गई, हमने प्लानिंग में ठीक से काम नहीं किया और प्लानिंग की कमज़ोरी हमें आगे तक दुखी करेगी। इस क्रांति को इन सब की नज़रों में आ गया कि भैया क्रांति करनी है, जहाँ जिस लेवल पे हो, जो हथियार हैं, जैसी चीज़ें, जैसी सेना जिसके पास है, क्रांति करेंगे। इसका प्लान तो था 31 मई को स्टार्ट करने का, पर ये हमारी कमियों के कारण 10 मई को स्टार्ट हो गई। अगर आपको वैसे बताऊं तो ये मार्च में ही बंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में, कहाँ था ये हिस्सा, बंगाल, लेकिन अप्रैल में उसको फांसी दे दी गई। फिर ये सोचो मार्च में उसने ज़्यादा तेज़ी दिखा दी, इतना तेज़ी से काम नहीं करना, आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन क्या मिला, वो मारा गया। और उसकी मौत जानबूझ के एक डर बना दिया। जब उसने खुद को गोली मारी ना तो जानबूझ के BIC ने कहा इसको ज़िंदा रखना है, ये मरना नहीं चाहिए, उसको बचाया डॉक्टर्स ने, जबकि मरने दे सकते थे, और बचा के फिर सबके सामने उसको फांसी दी गई, ताकि लोगों के मन में एक डर बैठे, भय पैदा हो कि अगर हमने BIC का विरोध किया तो सबके सामने खुलेआम फांसी दी जाएगी। इस 10 मई को भी ये स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि टारगेट कितने मई का था, लेकिन 10 मई को मेरठ से भी पहले हरियाणा के अंबाला में 2 बटालियन थी। एक का नाम था 60वीं पलटन, प्लाटून जिसको आज बोलते हैं, तब पलटन बोल देते थे, और एक 5वीं पलटन। इनमें जितने थोड़े थोड़े सैनिक थे, इन लोगों को लगा कि बस अब क्रांति का बिगुल बजाना पड़ेगा, पानी हमारे सिर पे से गया। और इन लोगों ने 10 मई का भी, ये जो 13 मई थी, 10 मई, इस 31 मई से पहले 10 तारीख को ही इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया। मेरठ स्टार्टिंग पॉइंट बनाना था और हम यूपी का ही हिस्सा थे, तो मेरठ हमारा ही पार्ट था, लेकिन मेरठ से पहले हमने काम कहाँ स्टार्ट कर दिया, अंबाला। अंबाला में क्रांति की शुरुआत हो जाती और ठीक भी रहता, लेकिन एक सिपाही था श्याम सिंह, जिसने जाके अंग्रेज़ों को पहले ही रात में खबर दे दी कि कल जब तुम चर्च जाओगे ना सुबह 9 बजे, तब ये सारे इंडियन जितने सैनिक तुमने भर्ती कर रखे हैं ये अटैक करेंगे, और जहाँ तुम्हारा सारा रसद है ना, रसद मतलब ये बंदूक और हथियार जहाँ रखते हैं, ये जिसको आज ये बोलते हैं, हाँ रसद, ये इस तरह का शब्द यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे अटैक कर देंगे। और जैसे ही इनको पता चला, इन्होंने प्लान किया कि हम कल चर्च जाएंगे ही नहीं। जब हमारे सैनिकों को ये बात पता ही नहीं चली कि ये नहीं गए, तो उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। वहाँ अंग्रेज़ पहले से बैठे हुए थे, जिसके चलते ये दोनों पलटन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई। और यहीं के यहीं अंबाला में इस विद्रोह की जो एक हल्की सी चिंगारी उठने की कोशिश हुई थी ना, कि यहाँ से ज्वाला जाएगी मेरठ, फिर मेरठ से दिल्ली, वो यहीं के यहीं बैठ गई। खैर हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मेरठ से सिपाहियों ने डिसाइड किया कि हम क्रांति करेंगे, और यहाँ के 300 सिपाहियों की एक टुकड़ी, जो इनका हेड था, वहाँ उसको मार के और सारे हथियार वहाँ से उठा के, अपनी बंदूक और जितनी इनके पास अंग्रेज़ों के हथियार थे, सैनिकों ने, 300 सैनिकों ने यहाँ से मेरठ से छावनी में जितना सब कुछ ये कैरी कर सकते थे सारा सामान उठाया और यहाँ के हेड को मार के दिल्ली की तरफ कूच कर गए और बोले दिल्ली चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठा है मुगल बादशाह। अभी तक मुगलों का कम से कम नाम चल रहा था, ताकत नहीं लेकिन नाम चल रहा था। दिल्ली में उस टाइम मुगल बादशाह लास्ट आदमी, जिसका नाम आप जानते हैं, बहादुर शाह जफ़र, ये अंतिम शासक था। और 80 साल प्लस का एक आदमी, जिसको कि सोचो खड़े होने के लिए भी अपना लाठी का सहारा और हाथ पैर कांपते हैं, क्या राज करेगा। बस ये एक तरह से खा रहा था, इसलिए क्योंकि पैदा हो गया था इस वंश में, ये मान लो। इसके पास कोई बड़ा कमाई का साधन नहीं। अंग्रेज़ों ने इनफैक्ट इसको भी लेटर दे दिया था, एक सर्कुलर निकाल दिया था कि बहादुर शाह जफ़र, तुम्हें अपना ये पुश्तैनी घर जो दिल्ली में क्या था,
भाई लाल किला तो इन्हीं के बाप दादा की तो देन है। इनके कोई जो 8-10 पुश्त पहले शाहजहां ने बनाया था अपने टाइम पर, उसने राजपाट करते टाइम लाल किला बहुत बड़ा किला बनवाया। तो अंग्रेजों ने इसको लेटर लिख के दिया और कहा ये लाल किला खाली करो, इसमें हमारी फौज का हम रहने का और खाने पीने का हिसाब किताब देखेंगे। सोचो एक राजा का, कभी बादशाहों का लड़का, इसके पास लेटर आया कि अपना पुश्तैनी घर खाली करो। कोई किसी की पुश्तैनी ज़मीन खाली थोड़ी ना करा सकता है, लेकिन इसको लेटर मिलने का मतलब ये कमज़ोर है, तभी तो इसके पास लेटर आया। और इसने ये सोच भी लिया था कि मैं क्या करूँगा, मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैं लड़ तो सकता नहीं। लेकिन इस टाइम तक भी इनका झंडा फहराता था लाल किले पर। इनके पास छोटी सी फौज की टुकड़ी थी और कहीं ना कहीं वो एक नाम कि भाई मुगलों का बादशाह है ये, तो गिरते पड़ते ही सही चल तो रहा ही था। जब इसके पास लेटर आया ना, तब दिल्ली के लोगों को लगा कि अगर हमारे बादशाह तक की इज्जत नहीं है BIC के मन में, तो फिर वो हमें क्या समझेंगे, हम तो कुछ भी नहीं माने जाएंगे जब बादशाह कोई कुछ नहीं मान रहे। तो वहाँ से मेरठ से जब 300 सैनिकों की टुकड़ी दिल्ली आई, तो दिल्ली के लोगों ने भी कहा कि ठीक है, हम भी आपके साथ हैं और अब हमें लड़के अपना हिस्सा, अपना हक छीनना पड़ेगा, नहीं तो जब हमारे राजा की कोई औकात नहीं तो हम कहाँ सस्टेन करते हैं। सबने मिलके किसको अप्रोच किया? बहादुर शाह जफ़र काफ़ी उम्र दराज थे। इन्होंने कहा भाई हम कहाँ लड़ेंगे, अंग्रेज़ों के पास आज के आधुनिक हथियार हैं, हम कैसे लड़ेंगे। तो कहा कि सर आप बस हाँ कर दो, लड़ना मरना हमारी जिम्मेदारी, आपको लड़ने नहीं जाना, बस आपका हमें एक होता ना भाई एक हेड ऑफ द फैमिली ये चाहिए, आपके झंडे के नीचे लड़ेंगे और मुग़ल शासक के अंडर लड़के हमें लगेगा कि हम पूरे भारत को एक कर सकते हैं। तो बहादुर शाह जफ़र ने बिना मन के, इसको था कि भैया हम हारेंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रेशर इसको फील हुआ समाज का, इसने कह दिया कि ठीक है मैं क्रांति का हेड बन जाता हूँ। वहाँ से चिट्ठियाँ फिर अलग अलग, क्योंकि अभी मई चल रहा है, अलग अलग मैसेजेस पहुँचा दिए घोड़ों पे सवार होके झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में और हर जगह कि भाई देश की क्रांति स्टार्ट हो गई। और क्रांति का बुगल देश के सबसे बड़े खानदान के आदमी ने बजा दिया। कौन था ये आदमी? इसको लड़ना नहीं था, इसकी जगह काम करना था बख्त खां को। बख्त खां थे ना, उन्होंने काम किया। अब ये जो मेरठ से चले लोग कहाँ पहुँच गए थे? दिल्ली से बिल्कुल लगता हमारा गुड़गांव, दिल्ली की बेल्ट का ही हिस्सा, आज हरियाणा दिखता है, तब तो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ आज भी है। ये चल पड़े कि भैया हम एक टुकड़ी अपनी इकट्ठी करते हैं गुरुग्राम से, गुड़गांव से। यहाँ जाते तो उस टाइम पर गुड़गांव का जो हेड था, जिसको गुड़गांव को बचाना था कि भाई यहाँ क्रांति ना फैले, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था विलियम फोर्ड। विलियम फोर्ड नाम था इस आदमी का। इसको जैसे ही कानों कान खबर मिली कि मेरठ से टुकड़ी चली है जो दिल्ली आई, जिसने किसको अपने पक्ष में कर लिया? बहादुर शाह। और अब वो आ रहे हैं गुड़गांव, और गुड़गांव से सैनिकों के इकट्ठा करके पूरे हरियाणा में क्रांति करेंगे। फोर्ड अपनी सेना को लेके चढ़ाई कर देता है और कहता है कि मैं गुड़गांव जाने से पहले उनको रोक लूँगा। जैसे अगर आप कभी दिल्ली से गुड़गांव की तरफ गए हो तो बिजवासन नाम का एक एरिया बीच में पड़ता है, दिल्ली में गिना जाता है। रेवाड़ी से चलने वाली ट्रेन बिजवासन के स्टेशन से होकर ही गुजरती हैं। तो उसने अपनी फ़ौज इकट्ठी कर दी बिजवासन में, और यहाँ फोर्ड की फ़ौज यानी BIC की सेना और गुड़गांव तक पहुँचने के टाइम पे जो टुकड़ी थी ना, वो सिपाहियों की, सैनिकों की, इनके बीच में संघर्ष हुआ बिजवासन में। फाइनली ये सैनिक इतने गुस्से में थे कि इनको लगा कि भाई अब मरना पड़ा तो मर जाएंगे, पर हम फोर्ड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसकी सेना को ख़त्म करेंगे। और वो इतने ज़्यादा मन से इनकी सेना पर टूट पड़े कि फोर्ड को यहाँ से पीछा छुड़ा के भागना पड़ा। और भागते 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 कहते हैं ये मथुरा तक गया। सोचो कहाँ से, गुड़गांव से मथुरा कितनी दूर है, कम से कम 150-200 किलोमीटर। ये वहाँ तक चला गया कि पता नहीं कहाँ तक पीछा करेंगे। अब ये गुस्सा इतना था कि कुछ भी हो जाए हमें अपना एरिया इनसे आज़ाद कराना है। तो बिजवासन में किस किस की लड़ाई हुई है? फोर्ड की सेना और हमारे ये मेरठ से और दिल्ली से चले सैनिकों की। कहाँ लड़ाई हुई है? ये बिजवासन। यानी दक्षिण की पट्टी अंग्रेजों के हाथ से निकलेगी। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तुम्हें, यहाँ ये वाली बेल्ट, इस पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कौन भाग गया यहाँ से? फोर्ड भाग गया, लेकिन अभी अंग्रेज जगह जगह बैठे हैं। इस दक्षिण की पट्टी के पास यहीं नीचे की तरफ राजस्थान तो पड़ता है। राजस्थान का इलाका है जयपुर। जयपुर का एक अंग्रेज रेजिडेंट था जिसका नाम था ईडन। इसने कहा कि चिंता ना करो, फोर्ड भाग गया, कोई नहीं, मैं काम संभालूंगा। और अपनी बड़ी फौज लेके ईडन ने चढ़ाई कर दी इस बेल्ट पर कि दक्षिण हरियाणा में क्रांति में होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ करना पड़े। ईडन जब अपनी फौज लेके आया ना, तो फौज काफ़ी बड़ी थी। हमारे ये सैनिक कुछ सौ थे, उसके पास बड़ी फौज। ईडन की फौज के सैनिकों ने देखा कि जिनके ऊपर हमें अटैक करना है ये हमारे ही तो भाई हैं,
जयपुर से आए जितने आदमी थे, सैनिक थे, इनमें मैक्सिमम राजपूत लड़के थे। तो राजपूतों ने देखा कि हमें जिन लोगों को मारने का ऑर्डर मिला है ये तो हमारे ही सगे हैं, इंडियन हैं, और ये खिलाफ कर रहे हैं, BIC के मोर्चा खोला, तो हम कितने बेवकूफ़ हैं अगर हम इनको मारेंगे। राजपूतों की बेल्ट से आई सेना ने कह दिया हम नहीं लड़ेंगे। यानी जयपुर के ईडन, जयपुर से जो ईडन आया था अंग्रेज रेजिडेंट, उसकी खुद की सेना किसके पक्ष में हो गई? हमारे पक्ष में। तो 2 लोगों का नुकसान हुआ ना, एक तो कौन भागा था, एक तो फोर्ड भाग गया, और ऊपर से किसकी सेना? ईडन की। ईडन की सेना, राजपूत सैनिकों वाली सेना, उनका ही एक अफसर था, वो बढ़िया इंडियन, उसके अंदर ये था कि भाई देश है मेरा, मेरा देश प्रेम होना चाहिए। उसने सारे लड़के इकट्ठे कर दिए और कहा हम अंग्रेजों की तरफ से नहीं, हम किसकी तरफ से लड़ेंगे? इंडियंस की तरफ। ये बेल्ट थोड़ी सी फ्री हो गई। ये सब मई, जून और जुलाई की घटनाएं हैं, 1.5-2 महीने में सारा हुआ। इस बेल्ट की क्रांति के 2 लोग जो बचाना चाहते थे क्रांति ना हो, उनमें से एक का नाम फोर्ड है और एक का नाम ईडन है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, इस बेल्ट की तरफ देखते हैं पहले, फिर वहां जाएंगे। इस बेल्ट में 3 इलाके हैं, S, 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 H। ये क्या है? सिरसा, एक H है, सॉरी, S और डबल H है ये। हिसार, हांसी और सिरसा। इस बेल्ट में इसने BIC ने ना अपनी फौज जो बना रखी है वो लाइट इन्फेंट्री है। इन्फेंट्री एक ऐसी फौज होती है जो मेन सेना के आगे चलती है। कल को कोई भी दिक्कत आए तो पहले इन्फेंट्री संभालती है। इन्फेंट्री के जो ये होते हैं ना सैनिक, इनको यही शिक्षा दी जाती है कि फौज को तुम्हें बचाना है, क्योंकि फौज मर गई तो हमारा कुछ भी नहीं है। लाइट इन्फेंट्री 3 जगह थी, सिरसा, हिसार और हांसी। इन तीनों लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने बगावत कर दी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि बेशक हमें तुमने सिखा रखा है लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम अपने इंडियन बंधुओं के साथ हैं। अंग्रेजों के एक बार तो हाथ पैर फूल गए थे क्योंकि पूरा हरियाणा लगा था हाथ से गया। इस बेल्ट में से 2 लोग भगा दिए हमने, यहाँ हम लोगों ने बगावत कर दी, खुद की फौज ने, हमारे अपने फौजी थे, हमने बगावत कर दी। इसके बाद एक गड़बड़ थी, ये जो इलाका जींद का था ना, ये अंग्रेजों के फेवर में था, BEIC के फेवर में था। नाभा, पटियाला और जींद, इनकी रियासतों के राजाओं को अंग्रेजों ने पहले ही पट्टी पढ़ा के कह दिया, इनफैक्ट पूरे पंजाब को जब पता चला कि क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा, तो पंजाब को दिक्कत होती नहीं, अंग्रेजों ने पैदा करवाई। अंग्रेजों ने कहा तुम भूल गए बहादुर शाह जफर कौन है ये? मुगल। और मुगलों ने तुम्हारे 2 गुरु, एक का नाम था गुरु अर्जुन देव और एक का नाम था गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु और 5वें गुरु, इनको दोनों को शहीद होना पड़ा था। किन की गड़बड़ियों के चलते? मुगलों। 10 में से 2 गुरुओं को मरवाने वाले मुगलों को ये अपना कभी हेड नहीं मानेंगे, ये बात अंग्रेज जानते थे। वो भूल भी गए होते लेकिन अंग्रेजों ने याद दिलाया कि तुम ये मत भूलो कि नहीं मुगलों ने तुम्हारे पूर्वज, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनकी बातों को तुम फॉलो करते हो, इनका मर्डर करवाया। इस बात से कहीं ना कहीं पंजाब चिढ़ गया और पंजाब ने कहा ठीक है, मैं न्यूट्रल, मैं हेल्प नहीं करूँगा। मेरे पास कोई आया ना भाग के कि हमारी हेल्प कर दो, हमें यहाँ बचा लो, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। और इसमें 3 रियासतें हैं, नाभा, पटियाला और जींद। जींद तो आप ही का हिस्सा है। अब जब ये वाली बेल्ट जो है, इसके अलावा एक हिस्सा यहाँ पे रोहतक का भी तो है आसपास ही। रोहतक में जब विद्रोह हुआ तो हाँ, रोहतक की तरफ आके वो और बोले रोहतक को हम किस बेल्ट में जोड़ के जा रहे हैं? जींद में। और जींद वाले कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ थे ही नहीं उस टाइम पर। बाद में तो समझ में आ गया सबको, क्योंकि जींद पर प्रभाव किसका था? पंजाब का। आज जींद आपका हिस्सा है, तब पंजाब का पार्ट था। तो रोहतक में वो फ्री हो गए कि रोहतक अब किसके अंडर कर दिया हमने? जींद। इस बेल्ट में उनकी टेंशन खत्म हो गई। अभी यहाँ टेंशन है, यहाँ टेंशन है। उत्तर से अंबाला में 60वीं और 5वीं बटालियन ने कोशिश की पर दबा दी गई थी ना। अब अंबाला से हडसन को भेजा गया कि तू जाके रोहतक की बेल्ट को संभाल ले। फिर 1-1.5 महीने के बाद धीरे धीरे करके हम लोगों के पास ना तो उतना पैसा था, ना उतने हथियार थे, ताकत थी, हिम्मत थी, पर लड़ाई में बहुत सारी और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी हमें सामने दिखाई देने लगी। एक टाइम था जब छोटे छोटे ढेर लीडर हमारे उभर गए। जैसे आपने नाम सुना हो, अगर ये अपना नाहर सिंह का नाम सुना है? नाहर सिंह का फोर्ट भी है। अगर बड़े नामों का जिक्र करें तो नाहर सिंह,
किस इलाके को संभाल रहे थे? हाँ, बल्लभगढ़। ऐसे ही एक आदमी, बहुत बड़ा नाम था, राव तुलाराम। ये तो ग्रेट आदमी थे। और राव तुलाराम रेवाड़ी के अहीर बंधु हैं, ये दो भाई, एक राव तुलाराम, एक गोपाल सिंह। राव तुलाराम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। 1925, ये 1900 नहीं, 1825 में इनका जन्म हुआ और 1863 में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ हुई थी बीमारी से। इन्होंने पूरी बेल्ट का बहुत ध्यान रखा। और ये राव हैं, तो राव से समझ जाओ वो नंदराम, औरंगजेब, बाल किशन, याद है ना कल वाले सारे। तो राव तुलाराम का खानदान कभी पुश्तैनी अमीर रहा। इनके पास सेना थी, हथियार थे, पैसा था, सब कुछ था। लेकिन एक टाइम के बाद जब दिल्ली से अंग्रेजों ने ताकतवर सेना भेजी, दिल्ली इनके कब्जे में आ गया। और दिल्ली इनके कब्जे में आते ही जो बहादुर शाह जफर था ना, इसको इन्होंने घेर लिया। ये अपना लाल किला छोड़कर भाग गया हुमायूं के मकबरे में। वहाँ जाके इसके बेटे और इसके पोतों का मर्डर कर दिया इसके सामने। वहाँ से फिर धीरे धीरे क्रांति कमज़ोर पड़नी स्टार्ट हुई। और हरियाणा में भी अब हमें लगने लगा कि भाई जो हमारा सबसे बड़ा लीडर था, जब वही पकड़ा गया, उसका खानदान खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे। एक बहुत ताकतवर आदमी है जिसका नाम है शावर्स, अंग्रेज़ों का आदमी। ये जब आएगा ना, तो शावर्स के आने के बाद आप ये लगा लो पूरी दक्षिण और मध्य की बेल्ट इसने अपने कब्जे में ले ली। और ये सबसे बड़ा कारण है राव तुलाराम को जो अपनी रेवाड़ी छोड़ के अफगानिस्तान भागना पड़ा। इसी के कारण जितना ये दक्षिण की बेल्ट थी ना और ये मध्य की बेल्ट, ये सब इसने कब्जे में ले ली। शावर्स ने हर बड़े आदमी को पकड़ लिया, चाहे वो नाहर सिंह थे, वो राव तुलाराम थे, या जितने आपने नाम सुने पढ़ेंगे हम टेबल्स में, जैसे अब्दुल रहीम है, अब्दुल सम्मद है, बिसारत अली है, और मुनीब बेग है, कई सारे नाम हैं, हुकुम सिंह है। इन सब को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने में एक बड़ा रोल किसने प्ले किया? जितने बड़े नाम थे ना रेवाड़ी के आसपास, दिल्ली से लगते गुड़गांव वगैरह में, इन सबको शावर्स ने पकड़ के किसी को दिल्ली भेज दिया, किसी को मार दिया, इन सबको लास्ट में फांसी पर चढ़ा दिया। एक राव तुलाराम थे जो थोड़े समझदार निकले, ये शावर्स के हत्थे नहीं चढ़े और ये यहाँ से चुपचाप होते हुए कहाँ चले गए? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ जाके भी कुछ साल बाद 1858 में गए थे। 1863 में इनकी तबीयत खराब हो गई। महज ये 38 साल के थे, 40 साल से भी कम उम्र के थे, ये वहाँ एक्सपायर हो गए। 23 सितंबर को हर साल हम हरियाणा में क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस। इन्हीं की याद में मनाते हैं। और इनका बेटा, जब ये यहाँ से छोड़ के गए, इनका बेटा बहुत छोटा था, राव युधिष्ठिर। आगे जाके वो इस पूरी बेल्ट के हेड बनेंगे, राजा बनेंगे। 1877 में वो राजपाट संभालेंगे राव युधिष्ठिर। और राव युधिष्ठिर, अगर तुम्हें मैंने कभी बताया हो, हरियाणा में पहली गौशाला खुली थी रेवाड़ी में, याद है तुम्हें? ये वो किसने खोली थी? राव युधिष्ठिर ने। ये किसका बेटा है? राव तुलाराम का। तुलाराम तो 57 की क्रांति के बाद आपको नहीं मिले, 63 में एक्सपायर हुए। इनका बेटा आगे जाके राजा बना 1877 में, इस बेल्ट का, जो राव वाली बेल्ट थी रेवाड़ी। और आगे जाके 1882 में उन्होंने यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया। तो हरियाणा में पहली गौशाला 78 में, 82 में नहीं, 1878 में, 77 में राजा बना। तो पूछे हरियाणा में पहली गौशाला किसने बनाई? राव युधिष्ठिर ने। ये युधिष्ठिर किसके बेटे हैं? हाँ, राव तुलाराम के। तुलाराम जी कहाँ जाके एक्सपायर हो गए थे? इन सब के नाम आज तक भी इनके खानदान में जितने बड़े आदमी हैं, जो आपके आज मिनिस्ट्री में भी हैं, उनके नाम के आगे क्या लगा है? राव। तो ये यहाँ क्रांति से ज़्यादा फेमस हो गए थे। इतना आ गया समझ में सबको? ठीक है, कुछ नाम इस किताब में जो दिए हैं वो ज़रूर याद करके जाना, एग्जाम में वो आएंगे। अब आपको बेस समझ में आ गया, कहानी बहुत आसान दिखेगी। पेज 57 पे देखो, पहले कल वाला पूरा कर लेते हैं। पेज 49 पे आ जाओ, छोटा मोटा सा कुछ बचा था ना, वो पढ़ लेते हैं। बंदा बैरागी तो हो गया था। कुंजपुरा का नवाब, ये नहीं हुआ था ना? कुछ नहीं है, इसमें एक नाम है, नजाबत खान, ये लड़ा था। कुंजपुरा का नवाब नजाबत खान था। मराठों ने इसका वध कर दिया क्योंकि ये अब्दाली का खास था, कुंजपुरा का नवाब। नजीबुद्दौला द्वारा हरियाणा पर अधिकार। नजीबुद्दौला मैंने आपको बताया था, अहमद शाह अब्दाली जाते जाते किसको कह गया? नजीब। सिखों को बोला तुम ऊपर का हरियाणा और नजीब तुम नीचे का। नजीब कमज़ोर था, इसलिए कहीं नजफ कुली खां, कहीं आपका जाट, ये जवाहर सिंह, इस तरह के लोग भी उठ खड़े हुए। टिक कर लो ये। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली राज्य रुहेला सरदार
नजीबुद्दौला को सौंप दिया। रुहेलखंड के आसपास का हेड था, इसको कह दिया तू बन जा यहाँ का मुखिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय। कितना कमज़ोर होगा जो ये दिल्ली में बैठा है और रुहेला सरदार आके हरियाणा की बेल्ट पे बैठ गया, तो ये कुछ नहीं कर पाया। नेक्स्ट देखना, इस दौरान सिखों ने सरहिंद के सरदार को हराया। सरहिंद सिखों ने ले लिया। सूरजमल, कौन सूरजमल? जाट राजा ने मेवात, झज्जर, रोहतक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सूरजमल ने इस क्षेत्र को अपने उत्तराधिकारी जवाहर सिंह को सौंप दिया। कौन जवाहर सिंह? इसका बेटा, जो आगे जाके शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे। आगे पढ़ लो। 1770 में नजीबुद्दौला की मौत के बाद उसका बेटा जाबिद खां हिसार का उत्तराधिकारी। इसी दौरान जींद के राजा गजपत सिंह ने सिखों और नजफ खां के मध्य संधि कराई। कौन नजफ खां? नजफगढ़ का निर्माण करेगा। आगे जाके एक युद्ध तुमने कल पढ़ा था, देखो भांडावास, देखो इसी पेज पर नीचे भांडावास, पढ़ना जरा। नजफ कुली खां और मुगल सम्राट ही तो लड़ेंगे इसमें, पढ़ के देखो। नजफ कुली खां और शाह आलम सेकंड के बीच हुआ। इसमें शाह आलम की जान किसने बचाई? हाँ, उस आयरलैंड के आदमी ने। और किसका फेवरेट बन गया? बेगम समरू। बाद में बेगम समरू इसी को अपनी सेना में रख लेगी और फिर ये आगे, इसकी कहानी तुम्हें पता है। चलो, इसके बाद जॉर्ज थॉमस तो कल पूरा हो गया था। काहनौर का विद्रोह पढ़ लिया था हमने। ये छोटे विद्रोह पढ़ के जाना, नारनौन का, बेरी का, तिलपत का, ये पूछ लेंगे। लास्ट पे आ जाओ, मुगलों के पतन के समय हुए युद्ध। ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, फिर भी पढ़ ले। चंदा गांव का युद्ध था, हसन खां भट्टी और पटियाला के राजा रामा के बीच फतेहाबाद में हुआ। हसन खां भट्टी की पराजय। बैरारान का युद्ध हुआ, भट्टियों और पटियाला के राजा के बीच हुआ, पटियाला के राजा की विजय। नारनौल, भिवानी, रोहतक में विद्रोह, मुगल बादशाह के मीर बख्शी और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ये छोटे, बहुत छोटे विद्रोह हैं, लेकिन नारनौल है, बेरी है, झज्जर है, ये पढ़ के जाना, ये पूछ लेंगे। काहनौर का, नारनौल का, भांडावास का। चलो, पेज 51 मैंने अभी नहीं पढ़ाया, वो छोटी संधियां हैं इसलिए अभी नहीं पढ़ाई। इसके 3 पॉइंट बता देती हूँ, विद्रोह बाद में बताऊंगी। 51 पेज पे ही आओ। आज की कहानी को जोड़ने के लिए ऊपर के 3-4 पॉइंट समझने ज़रूरी हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य। पहला पॉइंट पढ़ो, परवर्ती मुगल शासकों की अयोग्यता। कौन परवर्ती होते हैं? बाद वाले। औरंगजेब के बाद वाले परवर्ती कहलाते हैं या उत्तर कहलाते हैं। परवर्ती मुगल शासकों की अयोग्यता। दिल्ली की सत्ता की उथल पुथल के चलते मराठों ने दिल्ली और हरियाणा आदि क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो दिल्ली हरियाणा की बेल्ट पर कौन आ गए? मराठे। अगले पॉइंट की सेकेंड लाइन टिक करना। 1794 महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद हरियाणा पर किसका अधिकार? दौलत राव सिंधिया। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30 सितंबर 1803 दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को सुरजी, अंजन या अर्जन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कौन मर गया जो यहाँ का एक राजा भी था? क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस। 1802 तक तो तुम्हारा हरियाणा उसी के पास था। 3 में किसके हाथ में चला गया? BIC के। ठीक है, अब ये नीचे वाले पॉइंट बाद में बताऊंगी कभी। अगले उस पर आ जाओ। पहले 57 की क्रांति पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे उस टॉपिक को। छोटा टॉपिक है वो। 57 पेज पे आ जाओ। आधुनिक इतिहास। 57 की महान क्रांति और हरियाणा। बताओ, 57 की क्रांति के समय हम किसका हिस्सा थे? और क्रांति स्टार्ट कहाँ से होनी थी? मेरठ से। लेकिन हमने तेजी दिखा के कहाँ कोशिश की? अंबाला से। पढ़ के देखो। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति होने से पहले अंबाला की 60वीं देसी पलटन ने बगावत कर दी। 2 पलटन थी, एक 5वीं और एक 60वीं, दोनों बर्बाद हो गई। अगला पढ़ना। इसी दिन दोपहर में अंबाला की 5वीं पलटन ने विद्रोह कर दिया। उस टाइम तो मेरठ भी हमारा ही हिस्सा था, या कह लो हम मेरठ का हिस्सा थे। तो मेरठ के कोतवाल का नाम लिख लो, राव कृष्ण गोपाल। राव कृष्ण गोपाल, ये मेरठ का हेड था उस टाइम जहाँ क्रांति करनी थी हमें। कोतवाल था, मतलब पुलिस इसके अंडर थी। राव कृष्ण गोपाल, मेरठ का कोतवाल, नायब कोतवाल। आगे पढ़ो।
इसी दिन दोपहर में किसने विद्रोह कर दिया? 5वीं पलटन। तो 2 पलटन विद्रोह कर बैठी, एक 60वीं और एक 5वीं। पढ़ना आगे। अंग्रेजी पलटनों ने इन दोनों विद्रोहों का अंबाला में विद्रोह अग्नि फूटने से पहले ही दमन कर दिया, क्योंकि उनको पहले पता चल गया। किसने बता दिया? श्याम सिंह ने। लिख लो यहाँ, सैनिक श्याम सिंह, इसने बता दिया, सैनिक श्याम सिंह। आगे पढ़ो। 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की ज्वाला 13 मई 57 को हरियाणा के अंबाला कैंट तक पहुंच गई, लेकिन हम कुछ खास कर नहीं पाए अंबाला में। विद्रोही सैनिकों का मुकाबला, अंडरलाइन करना, गुड़गांव के कलेक्टर विलियम फोर्ड से हुआ। अंततः फोर्ड को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। कौन सी जगह लड़ा था फोर्ड इनसे? बिजवासन में। बिजवासन में। इसी पॉइंट को मैं आपको नीचे से पढ़ा दूं एक बार, इसको टिक कर लो। सबसे लास्ट पॉइंट पे आओ, सेकंड लास्ट पे, इसी का पार्ट है, सेकंड लास्ट इसी पेज पर, इसी साइड में। दिल्ली के 300 सैनिक, वैसे ये मेरठ के थे, 13 मई 57 को गुड़गांव पर आक्रमण करने के लिए गए। विलियम फोर्ड ने बिजवासन, ठीक कर लो, बिजवासन लिखा है, इसको ब बना लो, बिजवासन नामक स्थान पर क्रांतिकारियों को रोकना चाहा, परंतु वह असफल रहा। लास्ट पॉइंट इसी का, विलियम फोर्ड गुड़गांव छोड़कर, मथुरा को लास्ट में लिखना चाहिए, ये टिक कर लो, पलवल से होता हुआ लिख लो, मथुरा भाग गया। तो बिजवासन से होता हुआ पलवल, फिर आगे यूपी पकड़ के मथुरा पहुंचा। कौन था ये? विलियम फोर्ड। कहाँ संभालने आया था ये काम? गुड़गांव में। कहाँ रोक लिया था? बिजवासन। लेकिन विद्रोही सैनिक के सिर पे खून सवार था, इसलिए भाग ही गया। अब वापस ऊपर आओ। 17 जून 1857 को ऊधा नामक गांव हिसार में नवाब नूर मोहम्मद खान और अंग्रेजों में झड़प हुई। नवाब को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। लुधियाना पटियाला के आसपास भाग गए थे ये, फिर पकड़े, बाद में फांसी दी गई। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, हांसी, हिसार और सिरसा। ये हांसी हिसार तो बहुत पहले से आप जानते ही हैं। सिरसा, इसमें लाइट इन्फेंट्री थी, टिक कर लो ये। हांसी, हिसार, सिरसा में लाइट इन्फेंट्री, फौज का वो हिस्सा जो मेन फौज के आगे चलता है, ताकि कोई दिक्कत आए तो वो फौज को बचा सके। तो फौज के आगे चलने वाली जो टुकड़ी होती है उसको लाइट इन्फेंट्री कहते हैं, ने भी विद्रोह कर दिया। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने हिसार पर अधिकार, हिसार मतलब हांसी, हिसार, सिरसा, तीनों समझना अब, पर अधिकार करने के लिए कोर्टलैंड के नेतृत्व में एक सेना भेजी। तो जब इन 3 इन्फेंट्री ने बगावत कर दी, कहाँ कहाँ? हांसी, हिसार, सिरसा, तब कौन आया हेड बन के? कोर्टलैंड। जैसे फोर्ड कहाँ गया था? गुड़गांव में। कहाँ लड़ाई हुई थी? बिजवासन में। ऐसे 3 लाइट इन्फेंट्री कौन सी बगावत कर गई? हांसी, हिसार, सिरसा। तब इन तीनों को संभालने कौन आया? कोर्टलैंड। ये टिक कर लो, कोर्टलैंड। कोर्टलैंड के नेतृत्व में सेना भेजी। 57 की क्रांति में बल्लभगढ़ के अंतिम राजा नाहर सिंह, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, नाहर सिंह बहुत बड़ी हस्ती थे हमारे लिए। इनका किला भी है, कहाँ पर? बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में। अगला पॉइंट टिक करना, जयपुर राज्य के अंग्रेज रेजिडेंट थे मेजर ईडन। इस ईडन ने क्या कहा? कौन सी बेल्ट में संभाल लूंगा? दक्षिण भारत की। लेकिन क्या हुआ जब ये फौज लेके आया? इसके सारे राजपूत हमारी तरफ आ गए, फिर ये कैसे लड़ता? ये टिक कर लो। मेजर ईडन ने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, किंतु हरियाणा के सोहना और तावड़ू के संघर्ष से उसे पराजित होना पड़ा। दूसरी तरफ आ जाओ, इसी पेज पर ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट इसी बारे में है, टिक करो। जून के मध्य में जयपुर राज्य के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर WF ईडन। WF ईडन के नेतृत्व में एक विशाल सेना गुड़गांव के विद्रोह को दबाने के लिए आई थी। 57 की क्रांति के दौरान WF ईडन के बहुत से राजपूत सैनिक देशभक्त बन गए और एक ऊंचे अधिकारी ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में खुले विद्रोह के लिए तैयार हो गए। यानी किसके खिलाफ ही खड़े हो गए? ईडन के खिलाफ। ईडन कहाँ का है? जयपुर का। कौन सी बेल्ट को संभालने चल पड़ा था? गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव वाला कहाँ भाग गया था? मथुरा। तो कोई तो आएगा, तो जयपुर वाला आया। नेक्स्ट टिक करना, एक रात मेजर ईडन पर एक घातक किंतु असफल आक्रमण भी हुआ। तो मेजर ईडन की सेना हमारी तरफ आ गई और ये कौन भाग गया? फोर्ड भाग गया। कोर्टलैंड को कहाँ की बगावत को शांत करने भेजा?
हांसी, हिसार, सिरसा। किसने बगावत की थी? लाइट इन्फेंट्री ने। अब वापस आ जाओ पिछले पार्ट पर। ईडन की कहानी समझ में आ गई। अगला पॉइंट, रोहतक पर स्थिति को, रोहतक को क्या चालाकी की, किसके साथ मिला देंगे? जींद। जींद हमारे खिलाफ क्यों नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं है? पंजाब को ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे थे कि इनके साथ मत जाओ। ये टिक कर लो। रोहतक पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से एक सेना हडसन के नेतृत्व में भेजी। हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन कर दिया। तो देखा कैसे चालाकी से ही हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं। सारी बेल्ट समझ में आ गई। मोटे हिस्से थे, तब इतने जिले नहीं थे। अंबाला में क्रांति की कोशिश की, कौन सी पलटन ने? 60वीं और 5वीं दबा दी गई। उसके बाद दक्षिण की तरफ चल पड़ी टुकड़ी। कहाँ संघर्ष हुआ? बिजवासन। कौन भाग गया? फोर्ड भाग गया। लेकिन फिर गुड़गांव मेवात की बेल्ट को रोकने के लिए जयपुर से ईडन आया। ईडन की सेना में कौन लड़के थे? राजपूत। जो मेजर, क्या नाम था? शिवनाथ ठाकुर ना, हाँ, शिवनाथ सिंह, इसके साथ खड़े हो गए और खुली बगावत की। हम तुम्हारे साथ नहीं, अपने भाइयों के साथ हैं। ये 3 इन्फेंट्री कहाँ कहाँ की? हांसी, हिसार, सिरसा की लाइट इन्फेंट्री ने बगावत कर दी। तो कौन आया यहाँ पर? कोर्टलैंड। रोहतक में जब बेल्ट ने गड़बड़ की तो अंबाला से हडसन किसके साथ जोड़ गया इसको? जींद के साथ। चलो आगे पढ़ो। तो ये सब चीज़ें कैसे इन्होंने अपने कब्जे में की, हमें समझ में आया। नेक्स्ट देखना, 57 की क्रांति में प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्ति जो हमारे थे, फर्रुख नगर के नवाब अहमद अली। अब इस नाम से क्या पहचानोगे, ये हिंदू है या मुस्लिम है? ये सोचो, मुस्लिम हिंदू एक हो गए थे। किसके खिलाफ? BIC। ये कितनी अच्छी एक एग्जाम्पल है कि क्रांति के दौर में किसी ने नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुसलमान। आधे मुसलमान लड़ रहे हैं जो मर गए और आधे हिंदू मर गए। ये टिक कर लो। फर्रुख नगर के नवाब थे अहमद अली। ये इंपॉर्टेंट है, नाम सारे याद करके जाना। बल्लभगढ़ के अंतिम शासक थे नाहर सिंह। पटौदी के थे अकबर अली। 2 अहीर भाई थे। कौन थे ये अहीर? राव। टिक कर लो। नारनौल रेवाड़ी के राव तुलाराम और गोपाल देव। ये नारनौल तो महेंद्रगढ़ में, फिर रेवाड़ी क्यों लिखा है? उस टाइम महेंद्रगढ़ नहीं था। ये बेल्ट, जैसे रोहतक का मतलब अकेला रोहतक थोड़ी है, रोहतक की पूरी बेल्ट है। हिसार सिरसा की बेल्ट पूरी बेल्ट है, इसमें फतेहाबाद का हिस्सा भी आएगा। चलो अब आगे देखो, ये 3 पॉइंट तो मैंने कराई। अगला पॉइंट, राव तुलाराम की स्मृति में 23 सितंबर 1857 की जगह 1863 लिख लो। इनकी डेथ 63 में हुई थी। 1863 को प्रतिवर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पेज के ऊपर हेडिंग डाल दो राव तुलाराम। 4-5 बातें लिख लो जो पूछ सकते हैं पेपर में। राव तुलाराम लिखो। इनका जन्म 1825, 9 दिसंबर 1825। डेट ऑफ बर्थ 9 दिसंबर 1825। मृत्यु लिखो 23 सितंबर 1863। जन्म 9 दिसंबर 1925 और मृत्यु, ये 1825। और मृत्यु कब है इनकी? 23 सितंबर 1863। कहाँ मृत्यु हुई है? अफगानिस्तान, काबुल में। लिख लो काबुल। इसके बाद लिखो इनके पिता का नाम पूर्ण सिंह लिखते थे। वैसे पूर्ण होता है हिंदी शब्द, पर हम लोग बोलते थे पूर्ण सिंह पिता का नाम। और माता का नाम था ज्ञान देवी लिखते थे। कहीं कहीं ज्ञान कुंवर भी लिखा है, ज्ञान देवी। तो पूर्ण सिंह और ज्ञान देवी इनके माता पिता का नाम। ठीक है। इसी में लिखो इनके बेटे जो बहुत फेमस हुए। इनके पुत्र क्या बताया था? युधिष्ठिर, राव युधिष्ठिर। यादव भी लिख लेते हैं। लिख लो पुत्र राव युधिष्ठिर। कब बने वो राजा? 1877 में। लिख लो ये 1877 में रेवाड़ी के राजा बने। ठीक है। गौशाला 1878 में बनी, पर जिसको कहते हैं ना भाई जमीन लेके पूरे तरीके से उसको कवर करके बढ़िया, वो 1882 में। लिख लो ये पहली गौशाला ये पूरे भारत की भी पहली थी। हमारी नहीं, भारत की पहली गौशाला रेवाड़ी में बनी।
ब्रैकेट में लिखना 1882, जो बड़े लेवल पे बनी वो 82 में, वैसे 78 में छोटा सा एक कामकाज सा कर दिया था, पर फिर एक आदमी आया आपके यहाँ, कौन? आर्य समाज के, कौन थे वो? हाँ, उनके आने के बाद फिर गौशाला पे ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि गायों की पूजा करते थे ना वैदिक काल में आर्य समाज के लोग। लिख लो, भारत की पहली गौशाला रेवाड़ी में बनी 1882, राव युधिष्ठिर इन्होंने बनवाई। 78, और अभी भी नहीं सुना ना मैंने क्या बोला, पहले छोटे लेवल पे काम कर दिया 78 में, फिर एक आदमी आया जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कहते थे वेदों की ओर लौटो। उन्होंने रेवाड़ी की यात्रा की और उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर बड़े लेवल पे काम करना चाहिए अगर तुम्हारे पास पैसा है। फिर रेवाड़ी में जो ये युधिष्ठिर जी थे ना, ये इनको घुमा के लाए पूरा एरिया और कहा जी यहाँ बना दें गौशाला, तो बोले बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक जगह है, यहाँ बना दो। तब जाके 1882 में प्लान्ड तरीके से रेवाड़ी में भारत की पहली बड़ी गौशाला बनाई गई। छोटे लेवल पे काम इन्होंने राजा बनते ही कर दिया था 1878 में। अब समझ में आ गया? दोनों ठीक हैं। अगर कहेंगे भाई उनके विजिट के बाद बड़े लेवल पे जब काम किया दयानंद जी के आने के बाद, वो 82 में किया। चलो वापस आ जाओ पेज पर। तो इनके बारे में 3-4 बातें हमें समझ में आ गई। किसके बारे में है ये? राव तुलाराम। चलो आज फिर ये बाकी टाइम ज़्यादा हो गया, 10-5 हो गए, इसको मैं कल कराऊंगी जो बच गया। कहानी हमने आज जान ली सारी।